everyone. Good afternoon everyone. Welcome to my YouTube channel The Golden Law. So हम क्या करें सो हमने BNS कर लिया है, हमारा BSc कर लिया है. नाउ मूविंग टू आर BNSS. BNSS और BSc और BNS में बहुत फर्क है. ठीक है, अगर हम वो दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वो थोड़े सिंपल सब्जेक्ट हैं, हम पढ़ के उसको कर सकते हैं. लेकिन BNSS थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ता है बिकॉज ये थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है, थोड़ा समझने वाली चीजें भी हैं, लेकिन इट इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. अगर आप उसको अच्छे से टेक्निकलिटी पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा. तो इसमें थोड़े से लेक्चर्स लगेंगे एज कम्पेयर टू BNS और BSc. फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि 3-4 लेक्चर्स में इसको कवर करवा दूं, ज्यादा से ज्यादा 5 लेक्चर्स. और अगर मुझे लगेगा कि टाइम कम है तो आप टेंशन मत लो, मैं 20 डेज में उसको कंप्लीट करवा दूंगी. अगर नीड लगेगी तो जो बाकी के एक्ट्स हैं वो बहुत ही माइनर एक्ट्स हैं, तो हो सकता है कि एक दिन में 2 भी हम कवर कर लें बिकॉज सेक्शन इसमें 4-4 हैं, किसी में 2, तो उसकी इतनी टेंशन मत लो आप. ठीक है, ये मेजर है. अगर ये हो गया तो आप ये समझ लो कि आपका जो है वो 50% तो आपका हो गया सिलेबस. ठीक है, बाकी वो धीरे धीरे हो जाएगा. बाकी एक और चीज है, मॉक टेस्ट मैंने आज से स्टार्ट कर दी है, आपके ग्रुप में मैंने डालनी, तो आप नोट्स वगैरह भी वहां से देख सकते हो, और मॉक टेस्ट भी है, प्रैक्टिस टेस्ट भी है. तो अगर आपने अभी तक लिंक ज्वाइन नहीं किए हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, यू कैन गो चेक इट आउट एंड ज्वाइन. ठीक है, और आप डेली मॉक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करो, आपको पता भी चल जाएगा दैट व्हाट इज नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर BNSS. BSc BNS और BNSS की हिस्ट्री जो है सेम ही है, तो मैं उसको वापस से रिपीट करके उसमें अपना टाइम जो है वो नहीं करूंगी. ठीक है, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं. ये हमारा शॉर्ट टाइप है BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, एक्ट नंबर 46 ऑफ 23, विच मीन लिस्ट में कितने पे आया, 46 पे आया. कौन सा BNSS, 45 पे कौन सा है हमारा BNS, एंड 47 पे है हमारे पास BSc. पुरानी चीजें भी साथ साथ में थोड़ा सा रिमाइंड करते रहो ताकि आपको भूले नहीं. ठीक है, डेली की चाहे 50 को MCQ कर लो, लेकिन सॉल्व कर लो ताकि आपके माइंड में वो चीजें भी रहे, वो निकल ना जाए. ठीक है, तो 25 दिसंबर 2023 ये क्या है हमारे पास, एनएक्टमेंट डेट है, तीनों की सेम ही है हमारे पास. ठीक है, और एनफोर्समेंट कितनी है, 1 जुलाई 2024. ठीक है जी. एन एक्ट टू कंसोलिडेट and amend the law relating to the criminal procedure. ठीक है जी. Now chapter 1 section 1 preliminary. This act may be called भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. ये हमारे पास क्या आ गया, शॉर्ट टाइटल आ गया. सबसेक्शन 2 क्या कह रही है, the provision of this Sahita other than those relating to chapter 9, 11 and 12 thereof shall not apply to the state of Nagaland to the tribal areas. सबसेक्शन 2 क्या कह रही है कि 9, 11, 12 ये 3 चैप्टर्स को छोड़ के और कोई भी चैप्टर जो है वो नागालैंड या फिर ट्राइबल एरियाज पे जो है वो अप्लाई नहीं होगी. लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो बाय नोटिफिकेशन बाकी के जो चैप्टर्स हैं उनको अप्लाई कर सकती है, और वो भी स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी है कि चाहे वो सारे के सारे जो चैप्टर्स है वो अप्लाई कर दे, चाहे वो कुछ चैप्टर्स उनमें से अप्लाई करे, कुछ को रहने दे. ठीक है, या फिर वो सारे चैप्टर्स अप्लाई करे या कुछ चैप्टर्स अप्लाई करे विद मॉडिफिकेशंस जो भी उनको सही लगती हैं उनके हिसाब से. ठीक है जी. अभी बात करें ट्राइबल एरियाज की, तो ट्राइबल एरियाज की हमें एक्सप्लेनेशन में बताया गया है. ट्राइबल एरियाज क्या है, ट्राइबल एरियाज में बेसिकली आ रहे हैं हमारे असम के एरिया. ठीक है, एंड इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा, क्या नहीं इंक्लूड हो रहा, local limits of the municipality of Shillong. ठीक है, so in this section tribal area means the territories which immediately before the 21 day of January 1972, कहाँ से 21 जनवरी 1972 से पहले पहले जो भी हमारी टेरिटरीज हैं जो इंक्लूड की गई हैं इन द ट्राइबल एरियाज ऑफ असम एज रेफर्ड टू इन पैराग्राफ 20 ऑफ 6 शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन अदर देन दोज विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी ऑफ शिलोंग. तो इसमें 3 चीजें याद रखनी है. एक याद रखनी है ये डेट, ठीक है, दूसरी याद रखनी है ये ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, तीसरा याद रखना है कि ये म्युनिसिपैलिटी ऑफ शिलोंग इसमें नहीं आ रहा. ठीक है, बाकी कुछ याद रखो नहीं रखो छोड़ दो, कोई बात नहीं. ठीक है, और एक इसमें याद रख लो चैप्टर नंबर कि कौन से अप्लाई नहीं हो रहे. 10 नहीं है इसमें, 9, 11 एंड 12. और कहाँ कहाँ नहीं अप्लाई हो रहे, स्टेट ऑफ नागालैंड में ट्राइबल एरियाज. ठीक है जी, ये 4-5 चीजें याद रखो, बाकी चाहे भूल जाए तो भूल गए. ठीक है, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच स्टेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट. तो क्या अपॉइंट किया था उन्होंने, 1 जुलाई 2024. ठीक है जी, ये हमारी एनफोर्समेंट डेट आ गई. नाउ सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 बात करी हमारी डेफिनेशंस की. ठीक है, जेड तक क्लॉज है, सारे नहीं करेंगे हम,
करेंगे सारे ही, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो हम ज्यादा अच्छे से करेंगे, बाकी जो है वो नहीं भी करेंगे या थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लेंगे, चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अल्फाबेटिकली है तो ए से एक ही डेफिनेशन है, वो है हमारी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो ए से ये आपको याद हो जाएगी। ठीक है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या हो जाएंगे इसमें, बेसिकली कम्युनिकेशन डिवाइसेस के लिए जो भी चीजें यूज हो रही है सारी, मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, वो सब इसमें आ जाएगा। तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स शेल इंक्लूड यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर द पर्पस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सर्च एंड सीजर और एविडेंस, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड फॉर सच अदर पर्पसेस एंड बाय एनी सच अदर मीन्स एज द स्टेट गवर्नमेंट बाय रूल्स प्रोवाइड। ठीक है, तो कुछ नहीं है, सिंपल है। ठीक है, नाउ बी से हमारे पास आ गया बेल। बेल मीन्स Bail means release of person. Bail means release of person accused of or suspected of commission of an offence from the custody of law upon certain conditions imposed by an officer or court on execution by such person of bond or bail bond. देखो, हम बात करें अगर बेल की, ठीक है, तो बेल हमारे पास दो तरह से आएगी। ठीक है, एक होती है हमारे पास, एक हो, क्या हो रहा है यार, एक होती है हमारे पास बॉन्ड। ठीक है, एक होता है हमारे पास बेल बॉन्ड। ठीक है जी, ये जो बॉन्ड होता है इट इज अ पर्सनल बॉन्ड। ठीक है, ये क्या होता है, पर्सनल बॉन्ड होता है जिसमें कोई भी श्योरिटी वगैरह नहीं होती। ठीक है, और ये होते हैं विद श्योरिटी। ठीक है जी, और ये जो बेल है आप दो तरह से लिखते हैं, एक तो जो डायरेक्ट ऑफिसर है वो दे सकता है, और दूसरा कौन देता है, कोर्ट देता है। ऑफिसर किन केसेस में देता है, जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं उनमें ऑफिसर जो है वो भी बेल ग्रांट कर सकता है, और जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं उनमें कोर्ट की इंटरवेंशन जरूरी होती है, तो उसमें कोर्ट की जो है वो बेल ग्रांट करता है। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया आपको। तो बेल बेल हमारी क्या हो गई, मतलब रिलीज ऑफ पर्सन फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ। ठीक है, किसी सर्टेन कंडीशंस में कौन कौन कर सकता है, ऑफिसर कर सकता है, कोर्ट कर सकता है, एंड बाय सच पर्सन ऑफ बॉन्ड और बेल बॉन्ड। ठीक है, तो ये चार पांच चीजें जो है हमें क्या करनी है, याद रखनी। ठीक है जी, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, मीन्स एन ऑफेंस व्हिच इज शोन, इसमें बेलेबल एंड नॉन बेलेबल दोनों की ही डेफिनेशन साथ में दी गई है। बेलेबल ऑफेंस मतलब व्हिच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल। द फर्स्ट शेड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूल, मेरा बेयर एक्ट हिल जाएगा, आप खुद से देख सकते हो, एंड पे लास्ट पेजेस में जाओगे ना आप, सबको फर्स्ट शेड्यूल मिल जाएगा, उसमें प्रॉपर्ली लिखा हुआ है कि ये जो पर्टिकुलर ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, किन कौन सा कोर्ट जो है इसको ट्राई कर सकते हैं, प्रॉपर आपको फर्स्ट शेड्यूल में सारी चीजें मिल जाएंगी, आप वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है, तो बेलेबल ऑफेंसेस कौन सी है, जो फर्स्ट शेड्यूल में हमें बेलेबल ऑफेंस दिए गए हैं वो बेलेबल है, बाकी के सारे जो क्या है वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। ठीक है जी, तो नॉन बेलेबल मीन्स एनी अदर ऑफेंस। ठीक है जी, बेलेबल कौन सी है, जो फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं, या फिर अगर किसी और लॉ में भी किसी ऑफेंस को बेलेबल बताया गया है तो वो बेलेबल हो जाएगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू बेल बॉन्ड। बॉन्ड ये हमने यहाँ पे ऊपर कर लिया, बॉन्ड क्या है, बॉन्ड मीन्स अ पर्सनल बॉन्ड और अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट श्योरिटी। बेल बॉन्ड मीन्स एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विद श्योरिटी। अब इसको आप कैसे याद रखोगे, यहाँ पर अगर हम बेल बॉन्ड की बात करें, हम मैंने आपको क्या बताया था, इट इज अल्फाबेटिकली। तो अगर बेल की बात करें हैं तो ये आ जाएगा पहले, ठीक है, और ये आ जाएगा बाद में, क्यों, क्योंकि ए पहले आता है, ओ बाद में आता है। ठीक है, अल्फाबेटिकली हम इसको इजिली याद कर लेंगे, ये पहले आ गया, ये बाद में आ गया। ठीक है, एफ आ गया हमारा चार्ज, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बी डी ई इन तीनों को अपने नहीं करोगे, ठीक है, ये आपको नहीं छोड़ के जाने, ये तो आपको पढ़ के ही जाने। ठीक है जी, नाउ एफ एफ आ गया हमारा चार्ज। चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। ठीक है, तो बेसिकली चार्ज वगैरह क्या हो गया कि कौन सी सेक्शन के लिए चार्ज किया गया है, जब आप चलान वगैरह पढ़ोगे तो उसके ऊपर सबसे पहले चार्ज लिखा होता है, वो होता है चार्ज। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा बस ऊपर से देख जाना है इसको। ठीक है, नाउ वी हैव कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल जी में है, नॉन कॉग्निजेबल ओ में है, दोनों एक साथ है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, मीन्स ऑन ऑफेंस फॉर व्हिच एंड कॉग्निजेबल मीन्स अ केस इन व्हिच। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस भी यहाँ पे बताया गया है, कॉग्निजेबल केस भी यहाँ पे बताया। कौन से होते हैं, जिनमें पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकते हैं, जो हीनियस क्राइम्स वगैरह होते हैं वो सारे कॉग्निजेबल केसेस में आते हैं। ठीक है, नॉन आपको ओ में मिल जाएगा, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, ये रहा नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल केस दोनों एक ही जगह पे बताए गए हैं, कौन से हैं, जहां पे पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी नहीं होती बिना वारंट के अरेस्ट करने की, तो जो लेस सीनियस क्राइम्स होते हैं वो नॉन कॉग्निजेबल में आ जाएंगे। ठीक है, तो कॉग्निजेबल में क्या है, कॉग्निजेबल में क्या है, जो पुलिस ऑफिसर है वो क्या कर सकते हैं, बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, बट नॉन कॉग्निजेबल में दे नीड अ वारंट। ठीक है जी, इतना ही है इसमें। देन वी हैव
एच, कंप्लेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाओगे आप, एंड वेरी इंटरेस्टिंग। इसको थोड़ा सा आपको ना अलग से जाके देखना पड़ेगा। सी, देखो अगर तो आपने बीएनएसएस पहले पढ़ा है, सीआरपीसी पढ़ी है, आपको पता होगा कंप्लेंट क्या होती है। अगर नहीं आपने बिल्कुल फ्रेश पढ़ रहे हो तो ध्यान से देखना इसको, ठीक है। देखो जब भी कोई भी ऑफेंस कमिट होता है, जब भी कोई भी ऑफेंस कमिट होता है ना, तो जो पर्सन है जिसके साथ ऑफेंस कमिट हुआ है, दैट इज द विक्टिम, उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। जब भी कोई ऑफेंस कमिट होता है उसके पास दो ऑप्शन होती है, एक तो वो एफआईआर कर सकता है, एक वो एनसीआर कर सकता है। एफआईआर किन केसेस में होती है? कॉग्निजेबल केसेस में होती है। एनसीआर होती है नॉन कॉग्निजेबल केसेस में, ठीक है जी। पर ये दोनों क्या है कि पुलिस की डोमेन, दोनों ही चीजें पुलिस की डोमेन है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो वो आप, देखो ऑफेंस हुआ, आपने जाके पुलिस को रिपोर्ट किया, अब वो देखेंगे ये कॉग्निजेबल है नॉन कॉग्निजेबल है। अगर उनको लगे कॉग्निजेबल है वो एफआईआर दर्ज कर लेंगे, अगर उनको लगेगा नहीं ये कॉग्निजेबल नहीं है तो वो एनसीआर कर लेंगे, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। लेकिन कई बार क्या, अब जरूरी नहीं है हर बार पुलिस एक्शन ही ले। कई बार जो होता है इंसान जाके कंप्लेंट करता है, पुलिस एक्शन ही नहीं लेती, वो नहीं लिखती, एफआईआर नहीं लिखती, एनसीआर नहीं लिखती, कुछ नहीं लिखती, ठीक है। एंड देयर आर सर्टेन केसेस जहां पर जो ऑफेंडर, जो विक्टिम है, वो पुलिस के झमेले में पड़ना ही नहीं चाहता। देन वी हैव द थर्ड ऑप्शन, जो क्या है? कंप्लेंट केसेस। और ये जो कंप्लेंट है ये पुलिस के पास नहीं जाती, ये जाती है मजिस्ट्रेट के पास, डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जो भी पर्सन है वो क्या करेगा, अपना प्लेडर एंगेज करेगा, ठीक है। वो एक अच्छी सी कंप्लेंट जो है वो ड्राफ्ट करेंगे और वो जो है मजिस्ट्रेट को दे दे, ठीक है। तो वो कौन से होते हैं? हमारे कंप्लेंट केसेस होती हैं जहां पे डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास क्या जाती है, कंप्लेंट जाती है, ठीक है जी। ये हो गया हमारा कंप्लेंट। तो कंप्लेंट केसेस में क्या होता है, डायरेक्टली जो हम क्या करते हैं, कंप्लेंट किसको देते हैं? मजिस्ट्रेट को देते हैं। ये किसकी डोमेन होती है? ये कोर्ट की डोमेन होती है। तो ये चीज हमने याद रखी है कि कंप्लेंट जो है वो पुलिस के पास नहीं जाती, वो जाती है मजिस्ट्रेट के पास। तो कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली, चाहे आपने ओरली करी है चाहे आपने राइटिंग में करी है, टू मजिस्ट्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट, टू मजिस्ट्रेट with a view to his taking action under this Samhita that some person, whether known or unknown, has committed an offense but does not include a police report। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्या कह रहे हैं, ये कंप्लेंट जो है इट इज नॉट इंक्लूडिंग द पुलिस रिपोर्ट, ठीक है जी। इतना क्लियर हो गया? तो एक्सप्लेनेशन के लिए फर्दर समझो आप। देखो मैंने आपको क्या बोला, देयर आर सर्टेन केसेस जहां पर पर्सन क्या करता है, आइदर कंप्लेन कर लेगा, आइदर क्या कर लेगा, आइदर वो क्या कर लेगा, एफआईआर कर लेगा, ठीक है। तो दो ऑप्शन आ गए पर्सन के पास। अब देर जरूरी नहीं है, कुछ केसेस में क्या होता है, एफआईआर एंड कंप्लेंट दोनों ही कर ली जाती है, ठीक है। तो देयर आर सर्टेन केसेस जहां पर एफआईआर एंड कंप्लेंट दोनों ही कर ली जाती है। ये डिपेंड किस पे करता है, विक्टिम पे करता है, ठीक है। सो देयर वाज अ केस ऑफ रूपन बजाज देओल, रूपन बजाज देओल वर्सेस केपीएस गिल, ठीक है। तो ये किसका केस है? बीआरएस का केस है। किसके बारे में है? आउटरेजिंग मोडेस्टी के बारे में, ठीक है। थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो, साथ में याद रहे आप, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ था, अब ये जो था ये तो क्या थे, डीजीपी थे, और ये क्या थी, शी वाज आईएएस, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एफआईआर भी करवाई थी और कंप्लेंट भी करवाई थी। वैसे इस केस में ऐसे रिलेवेंसी थी, मैं आपको बस बता रही हूँ कि देयर आर सर्टेन केसेस जहां पर एफआईआर एंड कंप्लेंट दोनों ही हो जाती है। अब देखो जब जहां जहां पर ये दोनों चीजें हो जाती है ना, एफआईआर भी हो गई, कंप्लेंट भी हो गई, तो दोनों तो साथ साथ में चलेंगी नहीं। अगर साथ में चलेंगी तो फिर तो वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स हो जाएगा, उसमें तो हमको जाना नहीं है। तो उन केसेस में क्या होता है, जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो कंप्लेंट होती है, कंप्लेंट केसेस जो होते हैं इसको क्या कर देते हैं, वो पॉज कर देते हैं या होल्ड पे कर देते हैं। और देखो जब आपने एफआईआर की अगर पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है तो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, जब भी कोई एफआईआर या जब भी कोई एनसीआर पुलिस वालों के पास जाती है तो वो क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, आयोग करता है, ठीक है। और जो भी रिपोर्ट होती है वो लाकर किसको दे देते हैं, मजिस्ट्रेट को दे देते हैं, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड थिंग है कि जो भी एफआईआर होगी उसकी रिपोर्ट जो है, जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करनी है वो सारी किसको देनी है, लाके मजिस्ट्रेट को देनी है, ठीक है। तो जब एफआईआर के केसेस हो रहे हैं यहाँ पर, तो जो मजिस्ट्रेट है वो क्या करेंगे, ये जो कंप्लेंट है इसको क्या कर देंगे, पॉज कर देंगे, और ये जो एफआईआर है इसकी रिपोर्ट की वो वेट करेंगे, किसके द्वारा जो आनी है, आयोग के द्वारा। तो एफआईआर हमें क्या करेगा, आयोग, ठीक है। नॉर्मली जो भी उसके पास रिपोर्ट वगैरह होती है वो तैयार करेगा, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करेगा, और जो भी रिपोर्ट रिपोर्ट वगैरह होगी वो क्या कर देगा, लाके मजिस्ट्रेट को सबमिट कर देगा, ठीक है। अब इसमें दो केसेस होंगे, एक तो अगर ये एफआईआर हुई है, ठीक है, तो इसमें या तो कॉग्निजेबल ऑफेंस आएगा या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर तो कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो ये जो एफआईआर है इसको क्या करेंगे, और कंप्लेंट केस को क्या करेंगे,
दोनों को मर्ज कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम जो केस है इसको कैसे चलाएंगे, एफआईआर की तरह चलाएंगे कि ये जो केस है ये क्या है, एफआईआर है, ठीक है। और जो भी प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे वो सारा एफआईआर वाला प्रोसीजर हम फॉलो कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या आ गया हमारे पास, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। उस केस में भी क्या होगा, एफआईआर और कंप्लेंट क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी। और उस केस में हम केस को ऐसे चलाएंगे जैसे वो कंप्लेंट ही है। तो एफआईआर वाला जो केस होगा उसको हम क्या मान लेंगे, जब भी एफआईआर में जब भी कोई एनसीआर आती है, एनसीआर मतलब नॉन कॉग्निजेबल केस आया और उसकी रिपोर्ट तैयार होगी, तो जब हम क्या मानेंगे, जो आयो है उसको हम क्या मान लेंगे, कंप्लेनेंट मान लेंगे, ठीक है। और ये जो है इसको हम एफआईआर को हम क्या मान लेंगे, कंप्लेंट मान लेंगे, ठीक है। यही हमें हमारी एक्सप्लेनेशन कह रही है। Yes. So a report made by a police officer in a case which discloses after investigation. तो investigation के बाद क्या पता चला कि there is a non cognizable offense shall be deemed to be a complaint, ठीक है। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को जो भी पुलिस ऑफिसर ने जो भी रिपोर्ट वगैरह की इसको हम क्या मान लेंगे, कंप्लेंट मान लेंगे। और जो आईयू ने जो भी इन्वेस्टिगेशन करी थी, जिस भी पर्सन ने, उसको हम क्या मान लेंगे, कंप्लेनेंट मान लेंगे, ठीक है। तो यही हमारी सेक्शन एक्सप्लेनेशन कह रही है, ठीक है। बस इतना ही है। अब मोटा मोटा ये एक्सप्लेनेशन, देखो इतना समझने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसको क्लियर करने के लिए वो सारी चीजें समझनी जरूर थी। अभी सेक्शन हमारा कह क्या रहा है, सेक्शन कि कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, अगर किसी को एलिगेशन मतलब जो भी करना है तो वो कंप्लेंट डायरेक्टली किसको कर सकता है, मजिस्ट्रेट को कर सकता है। और अगर एफआईआर भी हुई है उसमें या जो भी पुलिस को रिपोर्ट करी थी और उस केस में अगर वो एनसीआर है, ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो फिर उस केस में इसको हम क्या मान लेते हैं, कंप्लेंट मान लेते हैं। और जो आईओ है उसको हम क्या मान लेते हैं, कंप्लेनेंट मान लेते हैं, ठीक है जी। इट वॉज इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इस पर इतना टाइम दिया है, या समझ के पढ़ के जरूर जाना, ठीक है। नेक्स्ट वीक देखो, इसको इतना इतना डिटेल में मैंने करवाया है ना, वो बहुत डिटेल में करवाया है। वैसे हमारे पास पूरा इसके सेक्शंस हैं, 223 ऑनवर्ड्स इसके सेक्शंस हैं हमारे पास कंप्लेंट के। तो अगर मेंस में अगर होगा आपका तो वो फिर हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। अदरवाइज प्रीलिम्स के लिए आई थिंक दैट इज इनफ। नाउ आई है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता ही है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है। कि जो भी मतलब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो, वर्बल कर रहे हो, या पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन जो भी आप कर रहे हो, वीडियो कंटेंट आप शेयर कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो। ट्रांसमिट क्या होता है, ट्रांसमिट क्या होता है, यहाँ पर ये जो वीडियो है, ये जो मेरे लेक्चर्स हैं, ये आपको क्या हो रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं, ठीक है। आपको यूट्यूब पे ये लेक्चर्स मेरे दिख रहे हैं, लेकिन आपको मैंने ट्रांसफर नहीं किया, लेकिन जो नोट्स हैं वो मैं आपको क्या कर रही हूँ, वो मैं आपको ट्रांसफर कर रही हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको डायरेक्टली वो नोट्स भेज रही हूँ आपकी टेलीग्राम ग्रुप पे या टेलीग्राम चैनल पे, तो वो क्या हो रही है, वो ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। सो आप, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमिट और ट्रांसफर। अगर मैं आपको ये पूरी की पूरी वीडियो जो है वो सेंड कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, और आप डाउनलोड कर लो तो वो क्या हो जाएगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या हो गया, कम्युनिकेशन हो गई ऑफ एनी रिटर्न, ठीक है, रिटर्न की हो गई या वर्बल की हो गई, या फिर पिक्टोरियल पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन जो पिक्चर्स वगैरह होगी, या वीडियो कंटेंट हो गया जो ट्रांसमिट किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है, वेदर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, चाहे एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कर रहा है, या एक डिवाइस से किसी दूसरे डिवाइस में हो रहा है, या फिर किसी एक पर्सन से किसी दूसरे डिवाइस में हो रहा है, या फिर फ्रॉम अ डिवाइस टू अ पर्सन by means of an electronic device including a telephone, mobile phone, other wireless telecommunication device, or a computer, or audio video player, or camera, or any other electronic device or electronic form as may be specified by notification by the central government, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव हाई कोर्ट। हाई कोर्ट मतलब, हाई कोर्ट पढ़ाने की जरूरत नहीं है, कुछ से पढ़ लेना, कुछ है नहीं इसमें पढ़ने वाला, है ना। इंक्वायरी, इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर द संहिता बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट। देखो, जब भी हम स्टेजेस की बात करें, ठीक है, तो वी हैव 3 स्टेजेस। सबसे पहले हमारे पास क्या स्टेजेस आती है, इन्वेस्टिगेशन वाली स्टेज, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन वाली स्टेज, इन्वेस्टिगेशन जो है किन केसेस में होती है, जहां पर भी कोई एफआईआर आई है, एनसीआर आई है, तो वहां पर क्या होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन डोमेन किसकी है, पुलिस की डोमेन है। कौन करता है इन्वेस्टिगेशन, पुलिस करता है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये जो आयो है वो क्या करता है, पुलिस रिपोर्ट देता है, किसको देता है, अभी हमने ऊपर देखा था, किसको देता है, मजिस्ट्रेट को देता है। ये मजिस्ट्रेट को जब पुलिस रिपोर्ट मिल जाती है, इसके बाद मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट क्या करता है, इंक्वायरी करती है एंड ट्रायल,
ठीक है। तो स्टेजेस हमारे पास क्या आती है, इन्वेस्टिगेशन क्या आती है, इंक्वायरी क्या आती है, ट्रायल क्या आती है। जब मजिस्ट्रेट को ये पुलिस रिपोर्ट मिल जाएगी उसके बाद मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेंगे कि ये जो पुलिस रिपोर्ट है क्या इसके बिना पर और जो भी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन करी है इसके बिना पर क्या प्राइमा फेसाई कोई केस बनता भी है या नहीं बनता है। ठीक है, अगर उनको लगेगा कि कुछ और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की या फर्दर कोई भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, उनको बताएंगे कि पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आप ला के दो। तो प्राइमा फेसाई क्या करते हैं, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करते हैं कि वेदर एनी जो केस है वो बनता भी है या नहीं बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंक्वायरी कहते हैं। ठीक है, तो तीन हमारे पास डोमेन्स होती है, एक होती है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन, थोड़ी तीन स्टेजेस होती है, एक होती है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन, दूसरी होती है हमारे पास इंक्वायरी, तीसरी होती है हमारे पास ट्रायल। ठीक है, ये जो है ये कौन करते हैं, ये पुलिस के द्वारा होती है। ठीक है, और ये दोनों है, ये जो है ये मजिस्ट्रेट के द्वारा होती है। ट्रायल का तो आपको सबको पता है कि होता क्या है। ठीक है, ट्रायल के अलावा बाकी का इसके जो पहले की जो स्टेज है और इन्वेस्टिगेशन के बाद की जो स्टेज है उसको हम क्या कहते हैं, इंक्वायरी। और एक किनके द्वारा होती है, मजिस्ट्रेट के द्वारा ही की जाती है। ठीक है जी। So, inquiry means every inquiry other than a trial conducted under the संहिता by magistrate। ठीक है जी। तो अदर देन ट्रायल जो भी इंक्वायरी हो रही है उसको हम किस में डालेंगे, इंक्वायरी में डालेंगे। कौन कंडक्ट करता है, मजिस्ट्रेट कंडक्ट करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन हमने अभी ऊपर देखा था कौन करता है, पुलिस ऑफिसर करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस संहिता फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। किस लिए होती है, एविडेंस वगैरह करने के लिए होती है, बाय अ पुलिस ऑफिसर और बाय एनी अदर पर्सन who is other than a magistrate who is authorized by magistrate in this behalf। ठीक है, डोमेन जो है इन्वेस्टिगेशन भले ही पुलिस की है लेकिन सुपरवाइज कौन करता है, मजिस्ट्रेट करता है। तो ऑफ कोर्स अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो किसी और पर्सन को ऑथराइज कर सकते हैं कि आप इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है, वेयर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ स्पेशल एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता द प्रोविजंस ऑफ द स्पेशल एक्ट विल प्रिवेल। ये तो जनरल चीज है कि अगर स्पेशल एक्ट की प्रोविजंस जो है वो इनकंसिस्टेंट है तो स्पेशल एक्ट ही प्रिवेल करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या कह रही है, इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ व्हिच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। ठीक है जी, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वी हैव इंक्वायरी और कंप्लेंट और इन्वेस्टिगेशन, ये पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी सबसेक्शन वगैरह याद रख लेना, क्लॉजेस वगैरह याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव लोकल जुरिस्डिक्शन। लोकल जुरिस्डिक्शन क्या है, तो लोकल जुरिस्डिक्शन सिंपली जुरिस्डिक्शन जो भी मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, क्योंकि हर एक मजिस्ट्रेट के पास क्या होते हैं कि एरिया होते हैं, कि पुलिस स्टेशन अलॉट होते हैं, एरियाज अलॉट होते हैं कि ये आपका लोकल एरिया है, आप इसी में जो भी आपकी जुरिस्डिक्शन है इसी एरिया में, तो इस एरिया में जो भी ऑफेंस होगा ये इस मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, इस एरिया में जो भी ऑफेंस होगा वो इस मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। ठीक है, तो वो जो भी पर्टिकुलर उनकी लोकल एरिया जो भी उनको अलॉट किया होता है वो क्या होता है, लोकल जुरिस्डिक्शन होती है। ठीक है, तो local jurisdiction in relation to a court or magistrate means the local area within which the court or magistrate may exercise all or any of its powers under this Sahita, and such local area may comprise the whole of the state or any part of the state as the state government by notification specify। तो जैसे सेशन कोर्ट है उनके पास पूरी डिस्ट्रिक्ट की पावर होती है। ठीक है, हाई कोर्ट है उनके पास पूरी स्टेट की पावर होती है। मजिस्ट्रेट जो है उनके पास सिर्फ पर्टिकुलर एरिया की पावर होती है। डिपेंड करता है एरिया कितना बड़ा है, अगर बहुत बड़ा है तो बहुत ज्यादा मजिस्ट्रेट होंगे, अगर कम छोटा है तो कम मजिस्ट्रेट होंगे। ठीक, वो सारी चीजें आ गई इसमें। फिर आगे हमारे पास नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट। नेक्स्ट वी हैव इज ऑफेंस। ऑफेंस क्या होता है, offense means any act or omission which is punishable by any law for the time being in force and includes any act in respect of which a complaint may be made under section 20 of the Capital Customs Act। मतलब बेसिकली omission act offense ये तो आपको पता है, इसमें पढ़ाने वाला क्या है। ठीक है, next we have is of officer in charge of police station includes when the officer in charge of police station is absent। देखो officer in charge of police station बेसिकली इसमें क्या आता है हमारे पास, HOV SHOV आएगा। ठीक है, जो कि इंचार्ज होता है, लेकिन अगर वो एब्सेंस है स्टेशन हाउस से या फिर इलनेस की वजह से ही इज अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज, तो पुलिस ऑफिसर जो भी स्टेशन हाउस से प्रेजेंट होगा हु इज नेक्स्ट टू सच रैंक, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो ऐसा ही होता है। ठीक है, एंड इज अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल और स्टेट गवर्नमेंट सो डायरेक्ट एनी अदर पुलिस ऑफिसर सो एब्सेंट। ठीक है, तो बेसिकली ये कह रहे हैं ऑफिसर इन चार्ज में क्या होगा, सबसे पहले तो वी हैव एसएचओ। ठीक है, तो अगर एसएचओ प्रेजेंट है तो ही इज ऑफिसर इन चार्ज, अगर वो नहीं है तो हमारे पास आ गया एएसआई वगैरह जो होते हैं। ठीक है, एसआई वगैरह होते हैं वो आ जाएंगे हमारे पास, वो भी
मतलब जो भी सीनियर रैंक का पर्सन अवेलेबल है जो भी स्टेशन हाउस पे, वो हमारा क्या आ जाएगा, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन आ जाएगा। बट उनमें भी हम कांस्टेबल्स जो होंगे उनको हम ऑफिसर इंचार्ज नहीं बनाएंगे, ये नहीं है कि उससे बड़ा कोई भी अवेलेबल नहीं है तो कांस्टेबल आ जाएगा, फिर हमको वेट करनी ही पड़ेगी। ठीक है जी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वी हैव पुलिस, सॉरी प्लेस, प्लेस में 4 चीजें आ जाएंगी हमारे पास, हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल एंड वेसल, सॉरी 5। ठीक है, तो हाउस आ गया, ठीक है, बिल्डिंग आ गई, टेंट आ गया, व्हीकल आ गया, वेसल आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें 5 चीजें कौन सी है वो भी याद रख लेना। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक तो पूछ लेंगे क्लॉज पूछ लेंगे, एक पूछ लेंगे कि ये 4-5 चीजें हैं जो भी इनमें से कौन सी चीज जो है वो प्लेस में इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, तो याद कर लेना। नेक्स्ट वी हैव इज पुलिस रिपोर्ट। Police report means a report forwarded by a police officer to a magistrate under subsection 193 subsection 3। 193 पढ़ेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे पुलिस रिपोर्ट which means a report। Next we have is police station। Police station means any post or place generally declared or specific especially by the state government to be police station and includes any local area specified by the state government on this behalf। ठीक है, तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने एरिया डिक्लेयर किया है that it's going to be police station, that's going to be police station। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी तो पेपर देने जा रहे हो आप, है ना। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर मींस एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 18। ठीक है, सेक्शन 18 में हम प्रॉपर पढ़ेंगे, सेक्शन 18, 19, 20 ये 3 सेक्शन से पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पढ़ेंगे हम ध्यान से। एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शंस ऑफ अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो पीपी या फिर पीपी के डायरेक्शंस में जो भी पर्सन काम कर रहे हैं दैट्स गोइंग टू बी पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सब डिवीजन मींस सब डिवीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट। समन केस कौन से केस होते हैं, जो वारंट केस नहीं होते। ठीक है, केस रिलेटेड टू ऑफेंस और नॉट बीइंग अ वारंट केस। और इसके साथ हम ऐड करेंगे वारंट केस। वारंट केस मींस अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, imprisonment for life और imprisonment for a term exceeding 2 years। तो 2 साल से ऊपर जितने भी केसेस हैं punishable, that's going to be warrant case। Now victim, victim very important, very very important। victim means a person। अब victim में कौन कौन इंक्लूड होता है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विक्टिम में सिर्फ वो पर्सन इंक्लूड नहीं होता जिसने कोई सफर किया है लॉस इंजरी। ठीक है, विक्टिम मींस अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजरी। ठीक है, ये तो होगा ही, caused by the reason of the act or omission of the accused person and includes, this is important, and includes the guardian or legal हायर ऑफ सच विक्टिम। तो विक्टिम में उसका गार्डियन और उसका जो भी हायर वगैरह होता है वो भी इंक्लूड करेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। ठीक है, नाउ सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि कोई भी ऐसे वर्ड्स एक्सप्रेशंस जो यहाँ पर आपको डिफाइन नहीं किए बट डिफाइन किए हैं आईटी एक्ट में या फिर बीएनएस में, उनका सेम ही मीनिंग होगा जो उन एक्ट या संहिता में दिया गया है। यही हमने कहाँ पे पढ़ा था, बीएनएस में भी पढ़ा था। ठीक है जी, नाउ सेक्शन सबसेक्शन 3, unless the context otherwise requires, and ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें मैंने उतना यही कहा है कि जो भी मजिस्ट्रेट है, ठीक है, मजिस्ट्रेट लिखा है तो इट मींस या तो ये जेएमआईसी की बात हो रही है या फिर जेएम2सी की बात हो रही है। ठीक है, अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वगैरह होगा तो वो फिर एक्सप्रेसली वो बताएंगे कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात हो रही है। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ना होगा छोड़ देना, पढ़ के जाना होगा, ऊपर से थोड़ा सा पढ़ जाना। ठीक है, सेक्शन 4 क्या कह रहा है कि बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में जितने भी ऑफेंसेस दिए गए हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, इंक्वायर किया जाएगा, ट्राई किया जाएगा या फिर अदरवाइज डेल्ट किया जाएगा विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस हियरिन कंटेन्ड। तो बीएनएस में जितने भी ऑफेंसेस हैं उसके प्रोसीजर कहाँ पे दिया है, बीएनएसएस में दिया है, ये हमें ये सेक्शन कह रहा है। और क्या कह रहा है कि जितने भी ऑफेंसेस अगर किसी और लॉ में दिए हैं उनको भी इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, इंक्वायर किया जा सकता है, ट्राई किया जा सकता है, अदरवाइज डेल्ट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द सेम प्रोविजंस। बट अगर वो इनएक्टमेंट या कोई और इनएक्टमेंट इसको स्पेशल लॉ है, स्पेशल इनएक्टमेंट है, उन्होंने कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी प्रोसीजर दिया हुआ है, ट्राई प्रोसीजर दिया हुआ है, फिर वो क्या करेगा, प्रिवेल करेगा। ठीक है, तो सेक्शन 4 क्या कह रहा है कि बीएनएस में जितने भी ऑफेंसेस दिए हैं वो कहाँ बीएनएस के प्रोसीजर के द्वारा ही ट्राई किए जाएंगे। बाकी अगर कोई स्पेशल लॉ है, ठीक है, वो भी बीएनएसएस के जो भी प्रोसीजर उसके अकॉर्डिंग चल सकता है, लेकिन अगर उनमें कोई स्पेशल प्रोसीजर दिया हुआ है तो दैट विल ऑलवेज गोइंग टू प्रिवेल। ठीक है जी, सेक्शन 5 क्या कह रहा है, सेव कर रहा है, क्या कर रहा है, सेव स्पेशल लोकल लॉज को, कि अगर कोई भी स्पेशल लॉ है या कोई भी लोकल लॉ है ठीक है उसमें जो भी प्रोविजंस दी हुई है, इफ दैट प्रोविजंस आर कंट्रेरी टू द बीएनएसएस, तो दैट प्रोविजंस मतलब कि वो स्पेशल लोकल लॉ है उनकी प्रोविजंस क्या करेंगी, प्रिवेल करेंगी। ठीक है, क्यों प्रिवेल करेंगे, क्योंकि ये बीएनएसएस क्या है हमारा, इट्स जनरल लॉ। ठीक है, तो ऑफ कोर्स अगर कोई स्पेशल प्रोविजंस है तो वो क्या करेंगी, हमेशा प्रिवेल करेंगे। ठीक है, दिस इज चैप्टर 1, दैट्स इट। नाउ मूविंग टू चैप्टर 2, Constitution of Criminal Courts and Officers। सेक्शन 6 क्या कह रहा है, बिसाइड्स द हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट इसमें इंक्लूड हो गया,
क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स की बात की गई है, ठीक है। तो बिसाइड्स द हाई कोर्ट एंड द कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर देन दिस संहिता, देयर शैल बी इन एवरी स्टेट द फॉलोइंग केसेस ऑफ क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स: कोर्ट्स ऑफ सेशन, जेएमआईसी, जेएम2सी एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एक चीज इसमें याद रखना, सुप्रीम कोर्ट कहीं पे भी एक्सप्रेसली इंक्लूड नहीं किया गया। तो अगर आपको क्वेश्चन में प्रीलिम्स में ये पूछ के ऑप्शन दे सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंक्लूड नहीं किया गया। ये नहीं सोचना है सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है वो हर जगह आएगा, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट की बात करते हैं तो वी हैव एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ईएम्स, ठीक है। वी हैव जेएमआईसी, वी हैव जीएम2सी, ठीक है, और वी हैव एससी, ठीक है। ये 4 क्लासेस हैं और एक कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। ये 5 हैं हमारे पास, और कोई नहीं है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी सीआरपीसी में होते थे, अब यहाँ पर वो नहीं है, ठीक है। वी हैव 5 क्लासेस। यहाँ पर एससी भी इंक्लूड नहीं किया गया और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है वो भी क्या करते हैं, हटा दिए गए हैं। याद रखना है, ठीक है। जब भी आप बेरेक्ट करते हो तो छोटी छोटी चीजों को बिल्कुल याद रखो, क्योंकि यही क्वेश्चन में जब भी प्रीलिम्स होता है ना, तो ये छोटी छोटी चीजें ही हमेशा कंफ्यूज करती हैं। Next we have a territorial division, ठीक है। Every state shall be session division or shall consist of session divisions, and every session division shall for the purpose of this संहिता be a district or consist of district, ठीक है जी। तो सेशन मतलब कोर्ट ऑफ सेशन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है हमारे पास। Now state government after consultation with the high court alter the limits of the number of such divisions, ठीक है। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि सेशन डिवीजन वगैरह जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट में सारी सेशन डिवीजन होगी, उसमें हर एक डिवीजन हर एक डिस्ट्रिक्ट की क्या होंगे, हमारे पास सेशन कोर्ट होंगे, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ऑल्टर कर सकती है ये लिमिट्स को कंसल्टेशन करके हाई कोर्ट की, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी चीज याद रखना, कहाँ पर कंसल्टेशन कर रही है, कहाँ पर कंसल्टेशन नहीं कर रही है, कहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, कहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और कहाँ पे हाई कोर्ट अपॉइंट कर रहा है। ये 3-4 चीजें हैं नेक्स्ट 3-4 सेक्शंस में आपको याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पर कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट के साथ क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट ऑल्टर कर सकती है लिमिट्स को। स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट डिवाइड कर सकती है किसी भी डिस्ट्रिक्ट को सब डिविजन या फिर ऑल्टर कर सकती है लिमिट्स ऑफ द नंबर ऑफ सच डिविजन, ठीक है। सेशन डिविजन या डिस्ट्रिक्ट या सब डिविजन जो है किसी भी स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है, जब भी ये संहिता कमेंस हुई है, shall be deemed to have been formed under this section। तो अगर पहले से कोई कर रही है तो उसको हम क्या मानेंगे कि इसी सेक्शन के अंदर उनको फॉर्म किया गया है, ठीक है। कोर्ट ऑफ सेशन की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टैब्लिश करेगी कोर्ट ऑफ सेशन। स्टैब्लिश कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट। वहां पर जजेस कौन अपॉइंट करता है, हाई कोर्ट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टैब्लिश करेगी कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीजन। हर एक कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय जज टू बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट, ठीक है। अब जज कौन अपॉइंट करेगा, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। हाई कोर्ट जो है एडिशनल सेशन जज भी अपॉइंट कर सकता है टू एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन ऑफ इन कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। सेशन जज जो है ऑफ वन सेशन डिवीजन में भी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट टू बी आल्सो एन एडिशनल सेशन जज। मतलब एक सेशन जज, एक डिस्ट्रिक्ट का सेशन जज किसी दूसरी डिवीजन का एडिशनल सेशन जज भी हो सकता है। एंड इन सच केस ही मे सिट फॉर द डिस्पोजल ऑफ केसेस एट सच प्लेस और प्लेसेस इन द अदर डिवीजन एज द हाई कोर्ट में डायरेक्ट वेयर द ऑफिस ऑफ द सेशन जज इज वैकेंट। जहां पर सेशन जज नहीं है, हाई कोर्ट क्या करेगा, मे मेक अरेंजमेंट्स फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन व्हिच इज और मे बी मेड और पेंडिंग फॉर सच कोर्ट ऑफ सेशन बाय एन एडिशनल सेशन। तो फिर वहां पे जो भी एएससी होगा, एडिशनल सेशन जज होगा, उसको हम क्या कर देंगे, सेशन जज की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो भी अर्जेंट एप्लीकेशन वगैरह है वो देख लेंगे, ठीक है जी। और जहां पर एडिशनल सेशन जज भी नहीं है, वहां पर क्या होगी, हमारे पास सीजीएम होंगे, सीजीएम को हम डाल देंगे, ठीक है जी। एंड एवरी सच जज और मजिस्ट्रेट शैल हैव जुरिसडिक्शन टू डील विद एनी सच एप्लीकेशन, ठीक है। कोर्ट ऑफ सेशन शुड ऑर्डिनरीली hold its sitting at such place or places as the high court may by notification specify, but if in any particular case the court of session is of the opinion, ठीक है। नॉर्मली कोर्ट ऑफ सेशन में कहाँ पे होगा, जहां पे हाई कोर्ट डायरेक्ट करेगा जिस भी जगह पर। बट अगर कोर्ट ऑफ सेशन को लगे कि जनरल कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज के लिए कोई और जगह सही है, तो फिर वो वहां पर भी अपना जो कोर्ट है वो जो है मतलब होल्ड कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट सेशन जज जो है फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक ऑर्डर्स कंसिस्टेंट विद दिस संहिता एंड एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग सच एडिशनल सेशन जज। तो सेशन जज क्या करेंगे, बाकी जो भी एडिशनल सेशन जजेस हैं उनको उनका जो भी केसेस वगैरह है कि कौन सा आप करोगे वो सब अलॉट कर देंगे, ठीक है। देखो ये सारे पढ़ने वाली सेक्शंस है, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको पढ़ा रही हूँ। बाकी जहाँ पर समझने वाली सेक्शन होगी, टाइम लगाने वाली सेक्शन होगी, वहां पे हम टाइम लगा देंगे। ये सिर्फ पढ़ने वाली है, ऊपर ऊपर से थोड़ा देखने वाली है, तो फिर हम इसको थोड़ा
फटाफट ही कर देंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम भी कम है। तो हर एक अगर मैं पॉइंट में ऐसे डिटेल में डीप में जाऊंगी तो ऑफकोर्स टाइम ही वेस्ट होगा, और उतना प्रीलिम्स के हिसाब से ट्रस्ट में जरूरी भी नहीं है। सेशन जज may also make provisions for the disposal of any urgent application। तो अगर कोई अर्जेंट एप्लीकेशन आ रही है तो सेशन जज क्या करेंगे, प्रोविजन मतलब जो भी मतलब बना देंगे फॉर द डिस्पोजल ऑफ in the event of absence of inability to act by an additional session judge, or if there is no additional session judge by the CGM। ठीक है, वही बात की है कि अगर जो सेशन जज है वो क्या करेंगे, देखेंगे अगर ASG नहीं है, एडिशनल सेशन जज नहीं है, तो फिर CGM को जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कह रहे हैं वो दे दें, ठीक है। एक्सप्लेनेशन है, खुद से पढ़ लेना, कुछ इतना है नहीं इसमें। देन वी हैव अ कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। देखो हायरार्की आपको सबको पता होगी। वी हैव JMIC, ठीक है, देन वी हैव JM2C, देन वी हैव CGM, ठीक है, एंड देन वी हैव कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। ये मैं बताने के लिए बता रही हूँ क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो फिर आपको पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अगर तो आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो दिस इज द हायरार्की, ठीक है जी। तो इन एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर शैल बी, हाँ, और इसी के बीच में हमारे पास एडिशनल सेशन जज भी आ जाता है। So in every district there shall be established as many code of GM, that is judicial magistrate of the first class and of the second class. Sorry, it is JM2C and JMIC। पता नहीं कैसे गलत लिख दिया मैंने। I don't know how. Yes, it is like that। ठीक है, या so कहाँ पे थे हम? In every district there shall be established as many courts of CGM, sorry, judicial magistrates of first class and the second class, and at such places as the state government may after consultation with the high court by notification specify। तो जगह कौन डिसाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और स्टेब्लिश करेगी कौन, कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो जगह और स्टेब्लिश कौन करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। प्रोवाइडेड दैट स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट एस्टैब्लिश फॉर एनी लोकल एरिया वन और मोर स्पेशल कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स ऑफ द फर्स्ट क्लास और ऑफ द सेकंड क्लास टू ट्राई एनी पर्टिकुलर केस। मतलब कई बार क्या होता है ना, जैसे कोर्ट में कोई पर्टिकुलर कोर्ट होता है तो सिर्फ एक पर्टिकुलर तरह के जो केसेस हैं वो करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी ऐसे कोर्ट्स भी बना सकती है। जैसे ये जो है चेक्स के केस के साथ डील करेंगे, ये सारे जो है वो जो प्रॉपर्टी की केस है उनके साथ डील करेंगे, या ये फैमिली कोर्ट्स है, तो ये सब कौन देखता है, ये स्टेट गवर्नमेंट देखती है कि एक पर्टिकुलर जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा उनको एक स्पेशल जो पर्टिकुलर केस है, क्लास ऑफ केसेस दे देती है कि आप वही करो, तो उनको क्या बना देते हैं, एक स्पेशल कोर्ट जो है वो बना देते हैं। देन कोई भी अदर कोर्ट या मजिस्ट्रेट जो है लोकल एरिया का, उनके पास जुरिस्डिक्शन नहीं होती उस केस या उस क्लास ऑफ केस को ट्राई करने की, ठीक है जी। Then presiding officer of such court shall be appointed by the High Court। तो जजेस कौन अपॉइंट करेगा, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी। So High Court may, whenever it appears to the expedient or necessary, confer the powers of judicial magistrate of the first class of the second class on any member of the judicial service of the state functioning as a judge in a civil court, ठीक है। वैसे नॉर्मली क्या होता है कि वही अगर सिविल साइड में हम जाएंगे तो सिविल जज सीनियर और जूनियर डिवीजन होते हैं, और वही अगर हम क्रिमिनल साइड में जा रहे हैं तो दे आर JM2C और JMI, ठीक है। तो वही उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। एक और चीज है, जहां पर भी कोर्ट एस्टेब्लिश करने की बात आ रही है तो स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करी है, और जहां पर भी जजेस अपॉइंट करने की बात आ रही है तो एचसी करी है, और यहाँ पर कोर्ट कौन अपॉइंट करा है, स्टेट गवर्नमेंट करी है विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। देन वी हैव चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी कि CGM एंड ACGM, ठीक है जी। तो इन एवरी डिस्ट्रिक्ट द हाई कोर्ट कौन अपॉइंट करेगा, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू बी द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो सबसे जो सीनियर JMIC होते हैं उसी को CGM बनाया जाता है, ठीक है। कौन अपॉइंट करेगा, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। हाई कोर्ट में अपॉइंट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू बी एन एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एंड सच मजिस्ट्रेट शैल हैव ऑल और एनी ऑफ द पावर्स ऑफ CGM अंडर दिस संहिता और अंडर एनी द लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स एज द हाई कोर्ट में डायरेक्ट। तो जो होती है ना, मतलब जो पोजीशन होती है बेसिकली एडिशनल सेशन जज और सेशन जज की, वही CGM और ACGM की भी होती है। पार्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ, पोजीशन की बात कर रही हूँ, मतलब उन दोनों के आपस में। So High Court may designate any judicial magistrate of the first class in any subdivision as a subdivisional judicial magistrate and relieve him of the responsibilities specified in the section as petition requires, ठीक है, subject to the general control of CGM। Every subdivisional judicial magistrate shall also have and exercise such parts of the supervision। ये सारे चाहे पढ़ लेना छोड़ देना, ठीक है, मर्जी है आपकी।
स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अब आ गए हमारे पास। ये भी ऊपर-ऊपर से करवा देती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें ना डीप में जाने वाली है नहीं, सारी पढ़ने वाली सेक्शंस है और मैं इसको जितना भी डीप में करवा दूँगी आपको, पढ़नी तो आपको पड़ेंगी ही, है ना? नेक्स्ट वी हैव इज़ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो ये क्या कह रहा है कि हाई कोर्ट जो है अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करें, ठीक है, तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है कि किसी भी पर्सन को जेएमआईसी, जेएम2सी या फिर स्पेशल जजेस की जो पास है वो क्या कर सकता है, कन्फर कर सकता है, प्रोवाइडेड कि वो जो पावर है वो तभी कन्फर करेगा अगर उस पर्सन के पास क्या होगी, जो भी क्वालिफिकेशन वगैरह है, एक्सपीरियंस वगैरह है, जो भी पर्टिकुलर को चाहिए वो है तो, ठीक है। देन लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो जो भी हाई कोर्ट है, ठीक है, उनके कंट्रोल भी कौन है, सीजीएम है। और सीजीएम क्या करेंगे, टाइम टू टाइम डिफाइन करेंगे जेएमआईसी एंड जेएम2सी की जो भी लोकल जुरिस्डिक्शन है जिनमें वो अपनी पार्ट्स जो है वो क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। हमने ऊपर क्या देखा था कि जितने मजिस्ट्रेट है उनके पास क्या होता है, लोकल एरिया उनको डिफाइन कर दिया जाता है कि आप अपनी जो भी पार्ट्स हैं वो इंडियन एरियाज में ही क्या करोगे, आप कन्फर करोगे, ठीक है। तो सीजीएम ही जो पार्ट्स हैं वो क्या करते, लिमिट्स जो है वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन है इसके अंदर की जो पार है वो ये वाले जजेस हैंडल करेंगे, इसके की ये, ठीक है, वो सारी चीजें। बाकी कोर्ट ऑफ स्पेशल जुडिशियल, मतलब बाकी ये सारा पढ़ लेना इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ना। मूविंग टू सेक्शन 13, इट इज इंपॉर्टेंट। सबऑर्डिनेशन की बात की जा रही है, हायरार्की की बात की जा रही है। तो एवरी सीजीएम शैल बी सबऑर्डिनेट टू द सेशन जज, ठीक है। सेशन जज के नीचे कौन आ गए, हमारे सीजीएम आ गए। एंड एवरी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द सेशन जज, बी सबऑर्डिनेट टू द सीजीएम। तो बाकी जेएमआईसी एंड जेएम2सी की अगर हम बात करें तो सबऑर्डिनेट किसके हैं, वो सीजीएम के। और जनरल कंट्रोल किसका है, जनरल कंट्रोल किसका है, सेशन जज का, ठीक है जी। तो एवरी जेएमआईसी एंड जेएम2सी सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ सेशन जज एंड सबऑर्डिनेट टू सीजीएम, ठीक है जी। तो सीजीएम में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स और गिव स्पेशल ऑर्डर्स कंसिस्टेंट विद दिस संहिता एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग द जुडिशियल मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम। देन वी हैव एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। स्पेशल 20 तक कर लेते, नहीं 20 नहीं होगा जना। सो इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात करें तो एवरी डिस्ट्रिक्ट स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करेगी एज मेनी पर्सन एज इट थिंक फिट्स टू बी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड शेल अपॉइंट वन ऑफ देम टू बी द डीएम, ठीक है। तो बहुत सारे ईएम होंगे एंड एक क्या होगा हमारे पास, डीएम होगा। द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टू बी एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और यही जो ईएम है इनमें से कोई क्या बन सकते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाएगा हमारा। एंड सच मजिस्ट्रेट shall have such of the powers of a district magistrate under this Sahita or under any law, the law for the time being imposed as may be directed by the state government. Whenever in consequence of the office of DM becoming vacant, any officer succeed temporarily to the executive administration of district, such officer shall pending the orders of the state government exercise all, अगर कोई पर्सन मतलब ऑफिस वैकेंट हो रहा है तो जो भी पर्सन प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो क्या करेगा, सारी पास जो भी डीएम की होगी वो सारी वो क्या करेगा, उस पर कन्फर की जाएंगी और वही क्या करेंगे, इम्पोज करेंगे, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, किसी भी ईएम को क्या कर सकती है, किसका चार्ज दे सकती है, किसी सब डिवीजन का दे सकती है, और कोई भी चार्ज वगैरह उनसे जो क्या है दे भी सकती है, दे भी सकते हैं। दैट इज ऑन द स्टेट गवर्नमेंट, राइट। स्टेट गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर क्या कर सकती है, कंट्रोल एंड डायरेक्शन दे सकती है, किसको, डीएम वगैरह को, ठीक है। कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। नथिंग इन द सेक्शन प्रिक्लूड द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम कन्फरिंग एंड टाइम फोर्स कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑल और एनी ऑफ द, तो कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास भी तो ईएम की सारी पास आ सकती है ना, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो भी उन पे क्या कर सकती है, कन्फर कर सकती है, ठीक है जी। देन वी हैव स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हमारे पास आ गए। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है अपॉइंट कर सकती है जो भी टर्म उनको ठीक लगे उनके लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, या फिर किसी भी पुलिस ऑफिसर हु इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसआई, उनको क्या करेगी, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बना देगी, या किसी किसके लिए, पर्टिकुलर एरियाज के लिए, या फिर कोई भी पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, और कन्फर करेगी उनपे सच स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जितनी भी पास है जो भी उनको देनी है वो दे सकता है, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास पार है कि वो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है उनको भी कर सकती है, किसी पुलिस को नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसआई उनके ऊपर पार्ट्स कन्फर की जा सकती है, किसकी, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, ठीक है। द लोकल jurisdiction of executive magistrate की बात करें, subject to the control of the state government, the district magistrate may from time to time define the local limits of the areas within which the executive magistrate may exercise all or any of the powers with which may be invested under this Sanhita.
नेक्स्ट वी हैव लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेक्शन 16. सेक्शन 16 क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. डीएम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे लोकल लिमिट्स ऑफ द एरिया विद इन एग्जीक्यूटिव, मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट. ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि जो सीजीएम है वो क्या करते हैं, लोकल लिमिट डिफाइन करते हैं किनके, जेएमआईसी एंड जेएम2सी की, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसकी डिफाइन करेंगे, ईएम की, मतलब जो भी हायरार्की में उनसे छोटे होंगे. ठीक है, डीएम किसकी करेंगे, ईएम की, एंड सीजीएम ऑफ जेएमआईसी एंड जेएम2सी. ठीक है जी. Next we have is except as otherwise provided by such definition, the jurisdiction and powers of every such magistrate shall extend throughout the district. ठीक है, subordination of executive magistrate. All executive magistrates shall be subordinate to the DM. ठीक है, and every executive magistrate other than subdivisional magistrate exercising powers in a subdivision shall also be subordinate to the subdivisional magistrate subject to the general control of a district magistrate. ठीक है, तो ईएम किसके सबॉर्डिनेट होंगे, डीएम के भी, एंड अगर एसडीएम नहीं है तो एसडीएम के भी. ठीक है जी. सो वी हैव डीएम, एसडीएम एंड ईएम, ऐसे हम कह सकते हैं ना. सबॉर्डिनेट टू एसडीएम एंड जनरल कंट्रोल किसका होगा, ईएम पे, डीएम का. जैसे ऊपर हमने पढ़ा था कि सीजीएम के कंट्रोल में होती थी हमारे पास जेएमआईसी एंड जेएम2सी, और जनरल कंट्रोल किसका होता था, कोर्ट ऑफ सेशन का. सेम डीएम का जनरल कंट्रोल होगा और सबऑर्डिनेट होंगे एसडीएम के. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स और गिव स्पेशल ऑर्डर्स कंसिस्टेंट विद दिस संहिता एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन और एलोकेशन ऑफ बिजनेस अमंग द, वो सेम ही है ऊपर वाला. ठीक है, देन वी हैव पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स 18, 19, 20, ये हम बाद में करेंगे, पहले से 21 करेंगे. ठीक है, पावर ऑफ कोर्ट्स वो साथ में सारा कोर्ट वाला करके ना फिर हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी आ जाएंगे. ठीक है, वो आई थिंक कल ही करेंगे हम, अभी नहीं. देन वी हैव चैप्टर 3, बात कर रहा है पावर ऑफ कोर्ट की, सेक्शन 21. सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता, एनी ऑफेंस अंडर द भारतीय न्याय संहिता में बी ट्राइड. जितने भी ऑफेंसेस बीएनएस में होंगे वो किनके द्वारा ट्राई किए जाएंगे, हाई कोर्ट के द्वारा, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, या फिर एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंसेस शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्राइबल. तो मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है कि कौन सा कोर्ट कौन सी जो भी ऑफेंसेस है उनको ट्राई करेगा. तो ये क्या कह रहे हैं कि जितने भी ऑफेंसेस हैं वो कौन कौन ट्राई करेगा. देखो, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन तो सारे ही ऑफेंसेस ट्राई करते हैं. ठीक है, और उनके अलावा बाकी हमारे पास फर्स्ट शेड्यूल है, उसमें बताया गया है कि कौन सा ऑफेंस जो है वो किस कोर्ट के द्वारा जो है वो ट्राई किया जा सकता है. ठीक है, प्रोवाइडेड दैट एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 64, 65, 66, ये सारे सेक्सुअल ऑफेंसेस आ गए, हमारे रेप वगैरह आ गए. ठीक है, वो किए जाएंगे एज फार एज प्रैक्टिकेबल शेल बी ट्राइड बाय अ कोर्ट प्रिसाइडेड ओवर बाय वुमेन. तो जितने भी सेक्सुअल ऑफेंसेस है वो किनके द्वारा ट्राई किए जाएंगे, किसी वुमेन जो भी कोर्ट जज होंगे उनके द्वारा. ठीक है, क्लॉज भी क्या कह रहा है हमारा, any offense under any other law shall where any court is mentioned in this behalf in such law be tried by such court and when no court is so mentioned may be tried by. देखो, वैसे ये कह रहे हैं कि अगर किसी और लॉ में कोई पर्टिकुलर कोर्ट बनाया गया है कि ये जो ऑफेंस है ये इस कोर्ट के द्वारा ट्राई किया जाएगा, तो फिर वो कोर्ट ट्राई करेगी. और अगर कोई भी कोर्ट नहीं बताया गया तो हाई कोर्ट भी ट्राई कर सकता है. ठीक है, या फिर जो भी फर्स्ट शेड्यूल में कोर्ट बताया गया होगा कि ये पर्टिकुलर फर्स्ट शेड्यूल में ये वाला कोर्ट जो है ट्राई करेगा ऑफेंसेस, वो वाला कोर्ट ट्राई करेगा. ठीक है, now sentences which high court and session judge में pass. देखो, हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय द लॉ. ठीक है, तो हाई कोर्ट है तो वो तो कोई भी लॉ कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है, डेथ कर ले, इम्प्रिजनमेंट को लाइफ कर ले. ठीक है, या फिर कोई भी इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस पास कर ले, एनीथिंग जो भी बताए गए हैं सेक्शन में, ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो भी लॉ के द्वारा ऑथराइज किए गए हैं वो सारे के सारे सेंटेंसेस हाई कोर्ट पास करते हैं. सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन जज जो है वो पास कर सकते हैं कोई भी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ. ठीक है, बट अगर सेंटेंस ऑफ डेथ सेंटेंस की बात आएगी तो फिर उस केस में अगर वो डेथ सेंटेंस पास कर रहे हैं तो फिर किसकी कंफर्मेशन चाहिए, हाई कोर्ट की चाहिए. सेक्शन 22 क्या कह रहा है कि हाई कोर्ट तो कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है, डेथ सेंटेंस है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस है, या कोई और इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस है, सारे कर लेंगे. लेकिन अगर बात कोर्ट ऑफ सेशन की हो रही है तो कोर्ट ऑफ सेशन में हर कोई सेंटेंस पास कर सकता है, इवन कि डेथ सेंटेंस भी पास कर सकता है. लेकिन अगर वो डेथ सेंटेंस पास कर रहा है तो फिर इस चीज की कंफर्मेशन हाई कोर्ट से करनी पड़ेगी कि ऐसे पर्टिकुलर केस में डेथ सेंटेंस पास किया है. तो अगर हाई कोर्ट कंफर्मेशन दे रहा है तो ही ये डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट किया जाएगा. अगर नहीं दे रहा तो हाई कोर्ट जो है वो कम्यूट वगैरह करना चाहिए तो वो कर सकता है. ठीक है, ये हम पढ़ते हैं सेक्शन 407, सेक्शन 409, अभी सिलेबस में नहीं है लेकिन उसमें पढ़ते हैं. मेंस में जाएंगे एकदम अंदर तक पढ़ेंगे अगर है तो, लेकिन फॉर द टाइमिंग आप इतना ही याद रखो. ठीक है,
नेक्स्ट वी हैव ए सेक्शन 23 सेंटेंसेस व्हिच मजिस्ट्रेट में पास। अभी मजिस्ट्रेट कौन कौन से सेंटेंसेस पास कर सकते हैं? द कोर्ट ऑफ सीजीएम, द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट अ सेंटेंस ऑफ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 7 years। तो मतलब कि डेथ सेंटेंस पास नहीं कर सकते सीजीएम, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 7 साल से ज्यादा की पनिशमेंट नहीं कर सकते। तो क्या पास कर सकते हैं? तो सीजीएम की पावर कितनी है? अप टू 7 years के जितने भी पनिशमेंट है वो सीजीएम पास कर सकता है, प्लस फाइन की कोई भी लिमिट नहीं है, फाइन कितना भी है वो पास किया जा सकता है सीजीएम के द्वारा। ना अगर मजिस्ट्रेट की पास बात कर रहे हैं तो फर्स्ट क्लास यानी कि जीएमआईसी की बात कर रहे हैं तो वो कितना पास कर सकते हैं? हाँ, अप टू 3 years, ठीक है। एंड फाइन कितना होगा? अप टू 50K। एंड ऑफ कोर्स कम्युनिटी सर्विस वो भी, ठीक है। और अगर जीएम2सी की बात करें तो उनका कितना है? नेक्स्ट वी हैव जीएम2सी, ठीक है। जीएम2सी कितना सेंटेंस पास कर सकता है? नॉट एक्सीडिंग 1 year यानी कि अप टू 1 year, ठीक है। और फाइन कितना है? 10,000 तक का है, और बोथ और कम्युनिटी सर्विस, ठीक है जी। देन वी हैव इज एक्सप्लेनेशन कम्युनिटी सर्विस को हमने जब बीएनएस करा, अच्छा पनिशमेंट तो थी नहीं ना आपने। कम्युनिटी सर्विस क्या होता है? कम्युनिटी सर्विस मतलब कोई भी ऐसा सर्विस जो कम्युनिटी को किसी तरीके से बेनिफिट करे, ठीक है, और उसकी कोई भी आपको रेम्युनरेशन वगैरह नहीं मिली, ठीक है। तो कन्विक्ट क्या करते हैं? कोई भी जैसे सफाई करवा ली, ऐसी छोटी मोटी चीजें करवा के, तो जो भी कम्युनिटी को बेनिफिट कर रहा है और रेम्युनरेशन की आपको कोई नहीं मिली, ठीक है, दैट इज कम्युनिटी सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। अब भी अगर फाइन नहीं पे किया, कि 24-25 रह गया है ना, बैटरी करवा दूं या कल करवा दूं? कल ही करवा दूंगी ना, ये कल करवा के हम आपको अरेस्ट तक हम कर लेंगे, ठीक है, 35 से लेके 62 तक, क्योंकि इसमें भी टाइम लग जाएगा और ऊपर ऊपर से करवाने का मेरा मन नहीं है। तो बाकी कल करवा दूंगी मैं आपको, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, कल हम स्टार्ट करते हैं बाकी का।